जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल D2M यानी डायरेक्ट टू माइंड एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों ये BSSC इंटर स्तरीय का सेट नंबर 19 है जो कि रुक्मणी पब्लिकेशन से लिया गया है। इसके ठीक एक सेट के बाद ये बुक समाप्त हो जाएगा जो कि वॉल्यूम 2 है। आपको बता दें कि वॉल्यूम 1 इसका समाप्त हो चुका है, खान सर का प्रैक्टिस सेट बुक समाप्त हो चुका है और BSSC के जितना भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स हुए हैं सारे के सारे समाप्त हो चुके हैं। अगर आप सारे वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट से जाइए और वहाँ से आप विजिट करके सारे वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक है जिस पर आप क्लिक कर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और वहाँ से वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम एक एक करके प्रश्नों को देखेंगे। इसके बाद हम आपको बता दें कि वॉल्यूम 2 जो कि एडिटोरिया का बुक होगा लेकर के हम आएंगे। प्रश्न संख्या 1 देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 कहता है कि हाल ही में अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में पद्मपानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 जावेद अख्तर को सम्मानित किया गया है। वहीं पर जो नजमा अख्तर हैं जिनको सितंबर 2023 के लिए सितंबर 2023 के लिए शिक्षा के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं पर वाहिदा रहमान, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, वाहिदा रहमान को दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। और एक है इसमें अंबाई जो कि एक तमिल लेखक है, इन्हें टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसका थीम क्या है? ए डिफाइनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन। पहले आप इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो थीम दिया हुआ है उस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3। इसका जो सम्मेलन है वो जर्मनी में किया गया। वहीं अगस्त 2023 में, कब? अगस्त 2023 में 15वां विश्व शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में किया गया था। वहीं 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो 2024 की बात कर लें तो इसका जो आयोजन होगा वो रूस में किया जाना है। अभी 23वां कहाँ हुआ, 15वां कहाँ हुआ? तो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, जबकि 16वां कहाँ होगा जो कि 2024 में होगा? तो ये होगा जो रसिया में। और अभी जो आपका जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ये कहाँ भी आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये जर्मनी में आयोजित किया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका 3 नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है कि 19 से 31 जनवरी तक खेलो इंडिया गेम्स 2024 का आयोजन किस राज्य के 4 प्रमुख शहरों में आयोजित किए जाएंगे? आंसर लगाइएगा। ऑप्शन नंबर 1 तमिलनाडु के 4 राज्यों में खेलो इंडिया गेम्स को आयोजित किया गया। 4 शहरों में। 4 शहर कौन कौन से हैं? तो एक है चेन्नई, दूसरा कोयम्बटूर, मदुरई और त्रिची। तो सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर। प्रश्न है कि नवंबर 2023 में किस राज्य सरकार के द्वारा हैप्पी नामक योजना का शुभारंभ किया गया? सही आंसर लगाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 हरियाणा सरकार के द्वारा। हैप्पी का तात्पर्य क्या है यहाँ पर, यानी किससे है? तो अंत्योदय परिवार परिवहन की योजना से है। ठीक है। एक बात बताएंगे, एक फेमस योजना भी था जिसका नाम था आपकी बेटी हमारी बेटी। क्या है? आपकी बेटी हमारी बेटी। इस योजना को भी जो है हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा शुभारंभ किया गया था, ध्यान में रखेंगे। तो सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर। प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स का समूह का सदस्य नहीं है? तो आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 2 श्रीलंका जो है ब्रिक्स का समूह सदस्य नहीं है। आपको बता दें कि प्रारंभ में जो ब्रिक्स जो है वो 2009 ईस्वी में इसका गठन हुआ जिसमें मात्र 4 कंट्री थे और नाम इसका केवल ब्रिक्स था। क्या नाम था? ब्रिक्स मतलब बी से आप याद रखिएगा ब्राज़ील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया और सी से चाइना। बाद में जो है वो 14 अप्रैल 2011 ईस्वी को, कब नोट करिएगा? 14 अप्रैल 2011 ईस्वी को इसमें साउथ अफ्रीका शामिल हो गया और इसका नाम जो है वो क्या हो गया? ब्रिक्स। ध्यान में रखेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 5 का ऑप्शन नंबर 2। तो अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि टकला मकान, या जिसको आपको तकला मकान भी कहीं कहीं देखने को मिलेगा, किस देश में स्थित है? तो तकला मकान जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 ये चाइना में स्थित है। प्रश्न है संविधान का 103वां संविधान अधिनियम यानी संशोधन जो है 2019 के द्वारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में संशोधित किया गया था? आंसर लगाइएगा 7 का ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में संशोधन किया गया था। बता दें कि 124वां संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से ही संविधान में 2 नए अनुच्छेद यानी कौन कौन? तो 15 के 6 और 16 के 6 को जोड़ा गया था। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वर्ष 1976 में विकसित सर्वप्रथम जो
कि में से सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो जो कि 1976 में विकसित हुआ। तो आंसर लगाइएगा 8 का ऑप्शन नंबर 2 क्रेवन। अच्छा, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो नोट करिएगा परम 8000। कौन? परम 8000। इसका जो निर्माण हुआ था वो सीडैक के द्वारा, किसके द्वारा? सीडैक के द्वारा 1990-91 के समय में इसका निर्माण हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है कि इंटरनेशनल मर्लिन अवार्ड से संबंधित कथन है। तो जरा स्टेटमेंट पढ़ लें। यह जादूगरी के क्षेत्र का ऑस्कर कहा जाने वाला पुरस्कार है, बिल्कुल सही। इसके बाद क्या कहता है कि इसको प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय पीसी सरकार जूनियर थे। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? आंसर लगाएंगे। सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था, तो 1965 ईस्वी में, नोट करिएगा 1965 ईस्वी में जी शंकर कुरुप को यह अवार्ड दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है, जिसमें विजेता को 11 लाख रुपया, क्या 11 लाख रुपया तथा वाग्य देवी की प्रतिमा दिया जाता है। अच्छा, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम महिला कौन थी, तो आशा पूर्णा देवी। ध्यान में रखेंगे, कौन? आशा पूर्णा देवी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, 31 अक्टूबर 2023 को किसने उड़ीसा के नए राज्यपाल के रूप में शपथ में ग्रहण किया था? तो 11 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 रघुवर दास, जो कि उड़ीसा के राज्यपाल के रूप में शपथ किए थे। वहीं पर डॉक्टर लक्ष्मण आचार्य की बात कर ले तो डॉक्टर लक्ष्मण आचार्य जो है, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, ये सिक्किम के वर्तमान राज्यपाल हैं। वहीं हम नागालैंड की राज्यपाल की बात कर ले तो ला गणेशन हैं। और इंद्रसेना रेड्डी नल्लू जो है दोस्तों, ये त्रिपुरा के राज्यपाल इन्हें बनाया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 आपको ये मैच कराने का प्रश्न दे दिया। कह रहा है एक तरफ आपको देश दे दिया है, दूसरी तरफ मुद्रा है। तो आपको मैं बता दूं क्या है। जापान का येन बिल्कुल सही, ब्राजील और रियाल सही है, चीन युआन सही है, इजराइल का डॉलर नहीं बल्कि जो न्यू शेकल होगा। तो करेक्ट आंसर निकल करके आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसमें जो है केवल 4 सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न के हाल ही में किस भारतीय मूल की लेखक या लेखिका को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 प्रदान किया गया है? VVI क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। नंदिनी दास को यह अवार्ड जो है दिया गया है। कौन सा? बुक प्राइज अवार्ड 2023 किसे? नंदिनी दास को दिया गया है। जबकि नवंबर 2023 में सलमान रुश्दी को पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड, क्या है? लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर। प्रश्न है कि किसने CAPF कर्मियों के लिए एक नया ऑनलाइन पोर्टल ई आवास, क्या नाम है उसका? ई आवास लॉन्च किया। तो आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 2 श्री अमित शाह ने। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है कि प्रसिद्ध जैन विचारक वर्धमान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस शताब्दी ईस्वी में हुआ था, यानी BC में हुआ था? तो आपको बता दें कि महावीर का जन्म कब हुआ था, तो 540 BC में। ये तो आपको 540 BC में कुंडाग्राम में हुआ था, लेकिन NCERT के हिसाब से कहीं कहीं आपको 599 BC में भी दिया हुआ होगा। NCERT में 599 का जिक्र किया गया, लेकिन आप 540 BC जनरली ध्यान रखेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 540 मतलब 6ठी BC में हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। जैन धर्म के संस्थापक की बात कर ले तो, और संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभदेव। जबकि महावीर जो है 24वें अंतिम जो है तीर्थंकर थे। ध्यान में रखिएगा। महावीर की मृत्यु के पश्चात सुधर्मन कौन है, नोट करिए, सुधर्मन जो है वो जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष बने हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 16 नहीं बल्कि 31 नंबर कहता है प्रश्न कि हाल ही में ISAR, क्या है? ISAR के वैज्ञानिकों ने किस नदी में पेंगिसियस इकारिया नाम की प्रजाति की खोज की है? तो आंसर लगाइएगा 31 का ऑप्शन नंबर 2 कावेरी नदी में इसकी खोज इन्होंने किया है। अगला प्रश्न है कि कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? VVI क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 32 का ऑप्शन नंबर 2 अलाउद्दीन खिलजी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी। इसकी शासनकाल की बात कर ले तो इसका शासनकाल 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक रहा था। खिलजी वंश के जो संस्थापक थे वो कौन था?
वो जलालुद्दीन खिलजी था। खिलजी वंश के जो एक शासक था, नाम इसका यही है, अलाउद्दीन खिलजी। इसने सिकंदर की तरह विश्व विजेता बनना चाहता था। ये क्या था? सिकंदर की तरह विश्व विजेता बनना चाहता था। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए उसने सिकंदर सानी एवं सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की, लेकिन अपने मित्र एवं दिल्ली के कोतवाल आइन उल मुल्क के कहने पर विश्व विजेता बनने एवं नए धर्म चलाने के विचार को समाप्त कर दिया था। ध्यान में रखिएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट ने किस स्थान पर इबादत खाना की स्थापना किया था? तो 33 का आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 1, फतेहपुर सीकरी में। बता दें कि इबादत खाना में प्रत्येक बृहस्पतिवार को क्या है? प्रत्येक बृहस्पतिवार को धार्मिक चर्चा पर आयोजन होता था। इसमें विभिन्न धर्मों के आचार्य आकर के धार्मिक प्रश्न पर वाद विवाद किया करते थे एवं जो सही होता था उसे अंतिम रूप से स्वीकार करते थे। बता दें आपको कि अकबर ने जो है मजहर की घोषणा, क्या है? मजहर की घोषणा कब की थी? तो मजहर की घोषणा की थी 1579 ईस्वी में, जबकि 1582 ईस्वी में इन्होंने दीन इलाही धर्म की घोषणा की थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को भारत का स्वतंत्रता संग्राम कहा है? वीवीआई क्वेश्चन है और ये आप तो जानते ही होंगे। तो 34 का आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 1, बीडी सावरकर। अच्छा, आरसी मंजूमदार ने क्या कहा था? तो आरसी मंजूमदार ने 1857 के विद्रोह के बारे में कहा था कि 1857 का विद्रोह जो है वो स्वतंत्रता संग्राम नहीं था। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात कर ले, एक है डिजरायली ने कहा था कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है। वहीं पर टी.आर. होम्स ने 1857 के विद्रोह को सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष कहा था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक माना जाता है? वीवीआई क्वेश्चन है, नोट करिएगा। तो 35 का आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 4, सेंट साइमन को। कब? सेंट साइमन को। इसका जन्म कब हुआ था? तो 17 अक्टूबर इनका जन्म हुआ था 17 अक्टूबर 1760 ईस्वी को, जबकि मृत्यु हुई थी 19 मई 1825 ईस्वी को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि बिरजू महाराज का जो है संबंध किससे है? तो बिरजू महाराज का संबंध है कथक से। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37, क्या कहता है? 37वां प्रश्न है दोस्तों कि कैलाश मानसरोवर, क्या है? कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा के लिए वीजा लेना पड़ता है, क्योंकि यह स्थित है। तो कहाँ स्थित है? तो आंसर लगाइएगा 37 का ऑप्शन नंबर 2, तिब्बत यानी चाइना में। बाकी तो नेपाल जो है दूसरा कंट्री होने के बावजूद भी यहाँ आप जा सकते हैं, वीजा की जरूरत नहीं होती है। साथ ही साथ एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे कि बौद्ध साहित्य में मानसरोवर का उल्लेख पृथ्वी पर स्वर्ग के रूप में किया गया है। किसके लिए? पृथ्वी पर स्वर्ग के रूप में किया गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी पर हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण हुआ है? आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 4, महानदी पर। इसकी कुल लंबाई की बात कर ले तो इसकी कुल लंबाई 4800 मीटर, जबकि ऊंचाई जो है 160 मीटर है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह स्थान कौन सा है जहां पर दर्रे के साथ सुमेलित नहीं है? तो 39 का आंसर लगाइएगा, डायरेक्ट मैं आपको बता दूंगा ऑप्शन नंबर 3, जैलेपला जास्कर, ये सुमेलित नहीं है। आपको बता दें कि जैलेपला दर्रा जो है वो सिक्किम में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। यह दार्जिलिंग एवं चुंबी घाटी से होकर के गुजरने वाली नदी है। वहीं जैलेपला को लहासा से, जैलेपला जो है वो सिक्किम को लहासा से जोड़ता है। जैलेपला दर्रा किसको जोड़ता है? तो सिक्किम को लहासा से जोड़ने वाली दर्रा है। बाकी सब सारे के सारे सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। प्रश्न है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्रियाओं का मापक है, इसमें क्या सम्मिलित नहीं किया गया है? आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 4, गैस एवं जल आपूर्ति को शामिल नहीं किया गया। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान अपने प्रवासी एवं स्थानीय पक्षियों के लिए जाना जाता है? तो साफ साफ ये कह लीजिए कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ? आंसर लगाइएगा 41 का ऑप्शन नंबर 4, हिमाचल प्रदेश में। प्रश्न है कि मनुष्य के द्वारा सबसे पहले इनमें से किस धातु का उपयोग किया गया था? आंसर लगाइएगा तांबा। प्रश्न है कि पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय नामक शासक जो है वो किस वंश से संबंधित है? तो आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, चालुक्य वंश से दोनों के दोनों जो है संबंधित थे। यानी बता दें कि बादामी के चालुक्य वंश का जो वास्तविक संस्थापक था वो पुलकेशिन प्रथम था। पुलकेशिन प्रथम किसका था? तो बादामी के।
ठीक है। जबकि वातापी का जो शासक था, एक था मुवादामी और दूसरा था वातापी। वातापी का जो शासक था वो चालुक्य वंश के, तो ये राजा जय सिंह थे। कौन थे? राजा जय सिंह। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। पुलकेशिन प्रथम ने अपनी राजधानी वातापी को बनाया था। पुलकेशिन प्रथम ने शताश्रय, क्या है? शताश्रय एवं रण विक्रम की उपाधियां धारण की। अगर हम पुलकेशिन द्वितीय की बात कर ले तो चालुक्य वंश का सर्वाधिक जो है योग्य शासक एवं शक्तिशाली भी था। पुलकेशिन द्वितीय की उपलब्धियों का जो विवरण है आपको किस अभिलेख में मिलेगा? तो एहोल अभिलेख में। तो ध्यान में रखेंगे, कभी कभी प्रश्न कई बार पूछ भी देता है कि एहोल अभिलेख का संबंध किससे है, तो आप पुलकेशिन द्वितीय लगाएंगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 43 का ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा लिखित है? तो आंसर लगाइएगा इंडिया विंस फ्रीडम। वहीं पर वी द पीपल जो है वो नानी पालखीवाला के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? नानी पालखीवाला के द्वारा। विंग्स ऑफ फायर की बात कर ले तो ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जबकि गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति राय के द्वारा लिखी गई यह पुस्तक है। प्रश्न है कि बलबन की उपाधि किसने धारण की थी? तो बलबन की जो उपाधि है दोस्तों, जो किसने? उलुंग खां ने धारण की थी। इसका वास्तविक नाम क्या था? तो इसका वास्तविक नाम था वो बहाउद्दीन था। क्या नाम था? बहाउद्दीन इसका वास्तविक नाम था। वह इल्तुतमिश का गुलाम था। बता दें कि तुर्क के चेहलगानी का विनाश कर जो है किसने किया था? तो बलबन ने ही किया था। और बलबन 1266 ईस्वी में गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली के गद्दी पर बैठा था। तो सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 61 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारतीय मूल की नहीं है? तो मक्का जो है भारतीय मूल की नहीं, बल्कि कहाँ के है? ये पुर्तगाल के द्वारा लाया हुआ फसल है। प्रश्न है कि केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन सा होता है? तो आप कैबिनेट सेक्रेटरी लगाइए। कौन सा? कैबिनेट सेक्रेटरी। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं पर अगर महान्यायवादी ध्यान में आता होगा तो ध्यान में रखिएगा, महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, जिसकी नियुक्ति और राष्ट्रपति करते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर। प्रश्न है कि भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? आंसर लगाइएगा जनता। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित है? VVI क्वेश्चन, इसको नोट करिए, आपको मैं इसके बारे में बताता हूं। तो आपका आंसर जो हो जाएगा, करेक्ट आंसर निकल करके आ जाएगा 64 का ऑप्शन नंबर 4 इंद्रजीत गुप्ता समिति जो है, जिसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 1998 ईस्वी में। इसका जो संबंध रहा है वो चुनाव सुधार एवं जन प्रतिनिधित्व कानून 1991 में संशोधन हेतु सुझाव देने के लिए ये किया गया था। ठीक है, वहीं पर अगर इस समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका समिति का मुख्य उद्देश्य चुनाव कार्यों में राज्य की ओर से धन उपलब्ध कराए जाने की व्यवहार्यता का विशेष ध्यान करना तथा अपना निष्कर्ष देना था। ये इंद्रजीत गुप्ता समिति था। अच्छा, सरकारी आयोग का गठन कब हुआ था? तो सरकारी आयोग का गठन 1983 ईस्वी में हुआ था। ध्यान में रखेंगे, कब? 1983 ईस्वी में तो गठन किया गया था, जबकि इसने 1988 ईस्वी में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। अच्छा, राजमन्नार आयोग का गठन कब हुआ था? तो राजमन्नार आयोग का गठन हुआ था 1969 ईस्वी में, जबकि पूंछी आयोग का गठन हुआ था 2007 ईस्वी में। तो सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर। प्रश्न है कि इंडो चाइना को किस देश ने अपनी उद्देश्य के रूप में विकसित किया है? तो 65 का आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 4 फ्रांस ने। किसने? फ्रांस ने। इंडो चाइना जो है वो 3 देशों से मिलकर के बना है। कौन कौन? तो एक तो नोट करिएगा वियतनाम। कौन? वियतनाम। दूसरा जो है वो लाओस है, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। बता दें कि सन 1887 ईस्वी में, कब? सन 1887 ईस्वी में फ्रेंच इंडो चाइना का गठन किया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर। प्रश्न है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 2 यूगोस्लाविया यानी बेलग्रेड में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1961 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। जबकि पहला गठन कब हुआ था? पहला जो है शिखर सम्मेलन हुआ कब था? तो सितंबर 1961 ईस्वी में। गठन हुआ था अप्रैल 1961 में। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि हंगरी की राजधानी, तो आंसर लगाइएगा बुडापेस्ट। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो जरा पढ़ लेंगे 68 का ऑप्शन नंबर, जरा पढ़ लेंगे, ब्राह्मी लिपि में मात्राएं एवं संयुक्ताक्षर नहीं मिलती है, ये सही है। दूसरा क्या है कि
ये गलत स्टेटमेंट दिया हुआ है। प्रश्न है कि कुटिल लिपि को सिद्ध मातृका लिपि के नाम से भी जाना जाता है, यानी स्टेटमेंट नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहता है? कहता है कि ग्राम पंचायत के सरकारी पदाधिकारी कौन होता है? आंसर लगाइएगा पंचायत सेवक। प्रश्न है कि ग्राम सभा का विभाजन किस में किया जाता है दोस्तों? तो ग्राम सभा का विभाजन है और ऑप्शन नंबर 2 वार्डों में किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए 71 नंबर कहता है कि भारत में किन राज्यों एवं क्षेत्रों के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया था? तो 71 का आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 3 पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने। अगला प्रश्न है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण एवं प्रशासनिक विकेंद्रीकरण का सिफारिश कौन सी समिति ने की थी? तो आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 1 बलवंत राय मेहता समिति। इन्होंने इसका गठन जो है यानी बलवंत राय मेहता समिति का गठन सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी 1952 है ना एवं राष्ट्रीय विस्तार सेवा जिसका गठन 1953 हुआ था कि अध्ययन के लिए किया गया था। ठीक है, तो इसका ध्यान में रखेंगे तो आंसर तो हो जाएगा 1 नंबर। अच्छा, अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था? तो इनका गठन हुआ था 1977 ईस्वी में। वहीं पे जीवी के राव क्या है? जीवी के राव की जो है समिति का गठन हुआ था 1950 ईस्वी में। वहीं पे एल.एम. सिंघवी की बात कर ले तो इसकी जो गठन हुई थी वो कब हुआ था? तो 1986 ईस्वी में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है? कहता है कि भारतीय डाकघर के लोकप्रिय योजना किसान विकास पत्र की परिपक्वता अवधि कितने महीनों की है? तो 73 का आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 3 123 महीनों के लिए है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 74 नंबर प्रश्न कहता है कि योजना अवकाश की अवधि क्या रही है? तो फेमस क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। 74 का इसका सही आंसर हो जाएगा 1966 से 1973। पूछ लेता है कि किस पंचवर्षीय योजना के बाद योजना अवकाश को लाया गया था? तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद ये इसको लाया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना का सेशन क्या था? 1961 से लेकर के 1900 जो है वो 66 तक रहा था। अगला प्रश्न देखिए, पंचायतों से संबंधित भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो आपको बता दें दोस्तों 75 नंबर प्रश्न की 11वीं अनुसूची संविधान में 73वें संविधान संशोधन विधेयक 1992 कब 1992 के द्वारा जोड़ा गया, जिसमें कुल विषयों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर 4 29 की चर्चा की गई है। जबकि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि नगरपालिकाओं से संबंधित है, नगरपालिकाओं को 12वें अनुसूची में वर्णित किया गया है, जिसमें विषयों की कुल संख्या कितनी है? 18 है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 92 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 92 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी उन 3 नदियों में से एक नहीं है जिनका पारस्परिक प्रभाव उत्तर भारतीय मैदान के निर्माणों के लिए उत्तरदायित्व है? तो पहले तो आप ध्यान में रखेंगे कि उत्तर भारत में निम्नलिखित से कौन सी जो है नदियां नहीं बनती है। तो आप तो एक ही आंसर निकल करके आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 गोदावरी नदी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गोदावरी नदी। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई कितना है? 1465 किलोमीटर। यह नदी महाराष्ट्र में मुंबई के निकट नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और दक्षिण मध्य भारत को पार कर दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। तो सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है? तो आंसर लगाइएगा 93 का ऑप्शन नंबर 1। टोटल 70 सीट हैं इसमें। अगला प्रश्न है कि हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ में है? तो आंसर लगाइएगा हीनयान और महायान बौद्ध धर्म, जबकि श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किससे है? जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? तो बांग्लादेश में जो है वो ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है, जबकि बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी यानी भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, जिसकी कुल नदी की लंबाई क्या है? तो 2900 किलोमीटर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर। प्रश्न है कि एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु यानी डैश से बंधे होते हैं। तो आंसर लगाइएगा टोटल 4 अन्य परमाणु से ये कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 97 कहता है कि गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया एवं प्रतिक्रिया। आप सिंपल सा बात जानिए, आप होता क्या है? तो गति का तीसरा नियम कहता क्या है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यानी आप दीवार को पुश करते हैं तो उस पर जो फोर्स लगता है वो क्या लगता है? तो एक तो कि 2 वस्तुओं के बीच में लगता है, लेकिन क्या होता है
क्या होता है कि ये आप परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं तो आंसर निकल करके आ जाता है ऑप्शन नंबर 4, किसी एक वस्तु पर एक दूसरे के अभिलंबवत कार्य करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 97 का आंसर मैंने क्या बता दिया, माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर 2 सदैव विभिन्न के वस्तुओं के एक विपरीत कार्य करते हैं। यानी आप दीवार को इधर से पुश करते हैं तो दीवार भी आपको उधर से पुश करती है। जैसे आप ये भी समझ लीजिए कि आप नाव के किनारे पर कूदने का प्रयास करते हैं तो नाव क्या होता है, आप कूदते आगे और नाव पीछे की ओर चला जाता है। यानी दिशाएं क्या होती है, विपरीत होती है। यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पानी की कमी के कारण कोशिकाओं के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया क्या कहलाता है। तो 98 का आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 4, प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं इसको। हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। बता दें कि प्लाज्मा झिल्ली जो है एक लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि COOH यानी COOH निम्नलिखित में से किस फंक्शनल ग्रुप का में उपस्थित होता है। तो आंसर लगाइएगा 99 का ऑप्शन नंबर 1, कार्बोक्सिल एसिड का ये फंक्शनल ग्रुप है, ध्यान में रखिएगा। अच्छा, कीटोन का क्या होता है, तो कीटोन का कुछ इस तरह से होता है, C डबल बॉन्ड O। अच्छा, एल्डिहाइड का क्या होता है, तो एल्डिहाइड का होता है CHO। वहीं पर अल्कोहल का क्या होता है, सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर। प्रश्न देखिए क्या कहता है, कहता है कि तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण है। तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण है होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 3, गैस तथा द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं। अगला प्रश्न है कि ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे है। तो ध्वनि तरंगे जो है वो अनुदैर्घ्य तरंग है, जबकि प्रकाश जो है वो अनुप्रस्थ तरंग है। यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 102 कहता है कि श्लेष्मा झिल्ली का सूजन को क्या कहा जाता है। तो श्लेष्मा झिल्ली के सूजन को हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं। यह श्वसन नली को प्रभावित करने वाला रोग होता है। यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण को वाहनों में उत्प्रेरक कन्वर्टर फिट करने को नियंत्रित किया जाता है। तो 103 का आंसर लगाइएगा, वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 122 क्या कहता है दोस्तों। 122 प्रश्न है कि पशुपालन एवं पादप प्रजनन कार्यक्रम उदाहरण है किसका। तो पशुपालन एवं पादप प्रजनन का जो कार्यक्रम है वो जो है कृत्रिम चयन का उदाहरण है। किसका, कृत्रिम चयन का। बता दें कि कृत्रिम चयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मानव केवल उन लक्षणों या चरित्रों को चुनता है जो उनके वंश में स्थानांतरित हो जाते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर। प्रश्न है कि पुरानी किताबों में पन्नों के भूरे होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ये प्रक्रिया कहलाती है फॉक्सिंग। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है कि क्षय रोग किसके कारण होता है। तो क्षय रोग होता है ऑप्शन नंबर 3, बैक्टीरिया के वजह से। बैक्टीरिया का नाम क्या है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जिसको आप टीबी भी कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो होता है वो जीवाणु जब लिम्फेटिक ग्रंथियों में प्रवेश करते हैं तो ग्रंथियों का क्षय तथा कंठमाला उत्पन्न कर देते हैं, ध्यान में रखेंगे, जिसके वजह से क्या होता है, टीबी रोग उत्पन्न होता है, यानी क्षय रोग होता है। तो क्षय रोग से बचने के लिए बच्चों में कौन सा रोग टीका लगाया जाता है। तो BCG का टीका लगाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, कहता है कि निम्नलिखित में से किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 13 1 है। तो इसको ऐड कीजिए, 2 प्लस में 8 प्लस में 13 प्लस में 1 आपको क्या मिल जाएगा, 8 2 10 13 23 और 1 24। और 24 किसका परमाणु संख्या है। तो 24 जो परमाणु संख्या है वो किसका दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 क्रोमियम का। वहीं कॉपर का जो है परमाणु संख्या कितनी है। तो कॉपर का परमाणु संख्या है 29, सिल्वर का परमाणु संख्या कितनी है 47 और पोलेडियम का परमाणु संख्या है 46। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या नाभिक ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख खतरा है। आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 3, भंडारण एवं प्रकीर्णन। एक कार्बन क्रेडिट में शामिल होता है क्या। तो एक कार्बन क्रेडिट में शामिल होता है 1000 kg कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है लयन काय, जिसको आप लाइसोसोम कहते हैं, कि खोज के लिए डूबे को यानी CD डूबिन का पूरा नाम था, को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार मिला था। आंसर लगाइएगा 128 का ऑप्शन नंबर 3 1974 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि भारी जल के नामकरण का आधार क्या है, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है D2A और इसका परमाणु भार टोटल कितना होता है, यानी आणविक भार 20। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 129 का ऑप्शन नंबर 2। यह प्रोटियम के स्थान पर ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाता है, जो हाइड्रोजन का अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक है, ध्यान में रखेंगे। अच्छा, भारी जल की खोज किसने की थी। तो भारी जल की खोज की थी यूरो ने 1932 ईस्वी में। तो सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर।
अगला प्रश्न है कि मवेशियों में मुंहफट रोग क्या है? मुंहफट रोग किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? तो 130 का सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3, यह एक वायरल डिजीज है। और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है कि गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो गैस निकलती है ऑप्शन नंबर 1, अमोनिया गैस निकलती है। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आए तो आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे चैनल से कंटिन्यू जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।